हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन है प्यारे विद्यार्थियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या है एडवांस फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है हमारा चल रहा था, जिसमें हमने जो है 3 क्लास जो है कर ली थी। हमारी जो है ये 4 नंबर की क्लास है और जो क्लासेज हैं वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 51 क्लासेज जो है मैं आपको जो है इन जो पुस्तक हैं इनसे मैं दूंगा। तो ये 4 नंबर की जो है क्लास है। तो 51 का जो मेरा प्रॉमिस है उसको मैं पूरा करूँगा, चाहे वो लाइव फॉर्म में करूँ या मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में करूँ, है ना। भाई आपको तो कंटेंट से मतलब है, तो कंटेंट को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वीआईपी वाले प्रश्न हैं, आपको शेयर करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको शेयर करना, भाई इस क्लास को शेयर करें। इसके अलावा आपको लाइक जरूर करना है ना। थोड़ा सा ये जो कंजूसी है इसको ना दिखाएं, लाइक कर जो है लाइक कर देना भाई। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला है दी वाटर यूज एफिशिएंसी केजी पर सेंटीमीटर और एमएम ऑफ सोरगम, यानी कि ज्वार की पूछी है भाई। ज्वार की वाटर यूज एफिशिएंसी पूछी गई है कि कौन सी जो है ज्वार की वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। 13.4, 12.6, 9.2 या 9। तो आप बता सकते हैं, आपने जो है उत्तर सोच लिया होगा। तो देखिए, पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी की। जनरली आप 2 प्रकार की वाटर यूज एफिशिएंसी पढ़ते हो। एक तो पढ़ते हो क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, एक आप पढ़ते हो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। दोनों के फॉर्मूले में ऊपर जो है क्या आता है, बाई। बाई मतलब होता है ईल्ड, यानी कि उपज। और यदि हम क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ईटी आएगा, एवेपो ट्रांसपायरेशन, यानी कि ईटी। क्लियर है। और जब हम बात करेंगे फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी की तो ईल्ड आएगा। और डब्ल्यू आर मतलब वाटर रिक्वायरमेंट, ईटी का मतलब एवेपो ट्रांसपायरेशन। क्लियर है। और डब्ल्यू आर का मतलब है वाटर रिक्वायरमेंट, जो है वाटर रिक्वायरमेंट। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है। भाई सीधी सी बात है कि जो भी हमने वाटर दिया उस वाटर से कितना वाटर यूज हुआ, और यूज होते क्या बनाया, उपज देती है। कोई भी फसल है वो उपज देती है, ईल्ड देती है। तो ईल्ड कितनी हुई, तो वो क्या कहलाती है, वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाती है। इसकी यूनिट की बात करें तो आपको पता है जो है यूनिट, इधर से हम यूनिट को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, ईल्ड ईल्ड की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, केजी पर। और वाटर रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना पानी, तो जो है कोई 1 हेक्टेयर है उसमें कितना एमएम पानी, तो ये हेक्टेयर एमएम जो है ये हो गया, है ना। तो ये यूनिट हो जाती है। तो जिसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि केजी पर हेक्टेयर एमएम, या एमएम, यहाँ पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, यहाँ पर ग्राम जो भी है हो सकता है। क्लियर है, क्विंटल हो सकता है ना भाई। यूनिट जो है ऐसे आप देख सकते हो। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 9 जाएगा। ये ध्यान रखें, सोरगम की जो है वाटर यूज एफिशिएंसी 9 होती है। फिर उसके बाद जो है यदि मैं बात करूँ 9.2 की, तो ये वाटर यूज एफिशिएंसी होती है ग्राउंडनट की। और ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ग्राउंडनट का क्वेश्चन जो है आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है भाई, आरपीएससी ईओ 2021 में। 2021 एग्जाम में जो है पूछा था कि ग्राउंडनट की वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, तो 9.2 होती है। और ज्वार की जो है कितनी होती है, 9 होती है। 12.6, 12.6 जो है किसकी होती है भाई, ये वीट की होती है। और ये जो है फिंगर मिलेट की होती है। क्लियर है, फिंगर मिलेट, ये आपको याद रखना है। 13.4 फिंगर मिलेट की होती है, ये आपको याद रखना है। वीट की जो है 12.6 होती है, ग्राउंडनट की 9.2 होती है। और बाजरा की सॉरी जो है सोरगम की जो है कितनी होती है, 9 होती है।
इसके अलावा मक्का और बाजरा यानी कि मेज एंड पर्ल मिलेट की कितनी होती है भाई? ये होती है 8। ये ध्यान रखना है, इसकी कितनी होती है? 8 होती है। मेज, मक्का और पर्ल मिलेट जो है बाजरा की। सबसे कम यदि आपसे पूछ ली जाए तो राइस की होती है। राइस की कितनी होती है? 3.7 होती है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो आपसे इतना, कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है, किसकी कितनी वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। ये सब आप जो है क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए भाई। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट डाउन? चलो। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? लाइक जरूर कर देना आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रो जो है रेक्टेंगुलर वियर। अब देखिए जो बियर होते हैं वो कई, ये क्या है, जो पानी का जो फ्लो होता है, वाटर का जो फ्लो होता है, उसको मेजर जो है करने के लिए जो है यूज होता है इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको याद रखना है। बियर जैसे, अब बियर जो है कई प्रकार के जो हैं होते हैं जो आपके सिलेबस में भी हैं। जैसे रेक्टेंगुलर बियर है, ट्रेपीजॉइडल है, 90 डिग्री वी नॉच जैसे जो है ट्रायंगुलर जो है कहते हैं, या है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे ट्रायंगुलर भी कहा जाता है, बियर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? रेक्टेंगुलर बियर पूछा है। क्या पूछा है? रेक्टेंगल बियर का डिस्चार्ज किस फॉर्मूला से जो है मेजर किया जाता है ना, ये आपसे जो है पूछा है। तो डिस्चार्ज को हमने जो है क्यू से डिनोट किया है। तो आपको बताना है कि रेक्टेंगुलर बियर के लिए जो है कौन सा है फॉर्मूला। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला जो है इसके लिए यूज होगा, बताएं भाई। तो याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो है आपने आंसर सोच लिया होगा, यानी कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट है भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है। रेक्टेंगुलर बियर का होता है वही क्या है। इसके अलावा जो है ट्रेपीजॉइडल, ट्रेपीजॉइडल जो बियर है उसका भी क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सेम यही होता है ना। थोड़ा बहुत जो है पॉइंट का फर्क है, बाकी यही होता है, ये आपको याद रखना है ना। 0.0184 LHT पावर जो है लेंथ मतलब, और ये H मतलब हाइट रहती है। तो 3/2 ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है 0.0138 H⁵ ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है वी नॉच, वी नॉच का, या हम इसे क्या कहते हैं 90 डिग्री जो है नॉच कहते हैं, या इसे जो है हम जो है और क्या कहते हैं ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वियर भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रायंगुलर जो है वियर का जो है फॉर्मूला क्या है, यानी कि डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज जो है जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो सेकंड वाला है। नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। अगर हम, मैं जैसे बेसिक जो है जनरली 3 ही पूछे जाते हैं। वियर कितने हैं? 3 हैं जनरली। एक तो रेक्टेंगुलर होता है, एक जो है ट्रेपीजॉइडल होता है। ट्रेपीजॉइडल जो रहता है इसे साइपोलेटी वियर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइपोलेटी, साइपोलेटी जो है बियर, है ना, ये ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन जो है चाइपोलेटी बियर का जो है, चाइपोलेटी बियर इसका जो है क्या है डिस्चार्ज फार्मूला पूछा था आरपीएससी, आरपीएससी एओ एग्जाम में। ये आपको याद रखना है, आरपीएससी एओ के एग्जाम में चाइपोलेटी बियर का फार्मूला पूछा था। तो याद रखना है जो ट्रेपीजॉइडल बियर होता है उसे ही चाइपोलेटी बियर कहते हैं। अच्छा एक और तगड़ी चीज बताता हूँ, थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर जैसे हम बात करें बियर, बियर की जो है सबसे पहला है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर के बारे में याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लार्ज जो डिस्चार्ज होता है ना, हाई डिस्चार्ज के लिए यूज टू, ऐसे लिखो, यूज्ड टू मेजर, ऊपर लिख देता हूँ मैं यूज टू मेजर, यहाँ लिख देता हूँ कि रेक्टेंगुलर जो होता है वो हाई डिस्चार्ज,
हाई डिस्चार्ज जो फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए जो है यूज किया जाता है क्या, रेक्टेंगुलर बियर। एक तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए ट्रेपिजॉइडल, जैसे साइपोलेटी जो है चाइपोलेटी वियर कहते हैं, ट्रेपिजॉइडल ये जो है ये मीडियम डिस्चार्ज को मेजर करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जाता है मीडियम डिस्चार्ज, ऐसे ही देता देता है एग्जामिनर, हाई डिस्चार्ज मीडियम डिस्चार्ज, ये ध्यान रखना है। और जो 90 डिग्री होता है ना, वो 90 डिग्री जो रहता है बी नॉच जो रहता है, ये मेजर करता है स्मॉल स्मॉल टू मीडियम, स्मॉल टू मीडियम जो डिस्चार्ज होते हैं, छोटे और मध्यम वाले जो डिस्चार्ज होते हैं उनको मेजर करता है। बस ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें ज़्यादा आपसे और नहीं पूछा जाएगा। 90 डिग्री वी नॉच, अब इसको क्या है, कई बार एग्जामिनर कुछ भी लिख देता है, तो बी नॉच 90 डिग्री बी नॉच ट्रायंगुलर बियर, एक ही बात है ना, ऐसे आपको याद रखना है। वैसे तो 90 डिग्री बी नॉच बोलते हैं इसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ध्यान रखें। अच्छा, इसका कई बार जो है अगर ऐसा ना देकर एक बेसिक इक्वेशन भी पूछ ली जाती है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे बेसिक बेसिक इक्वेशन ये आया हुआ है भाई, Q बराबर CLH⁻m, ऐसे जो है एक बेसिक जो इक्वेशन है CLH⁻m, ये आरपीएससी डब्ल्यू में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो याद रखना है बेसिक इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। हम्म, चलिए भाई, अब आते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, गाजियाबाद में है या फरीदाबाद में है या भोपाल में है या डेनटोट में है, सोच लिया आंसर। हाँ भाई, आंसर टिक कर लिया आपने, मन में तो सोच लिया होगा भाई ये आंसर है। चलो आंसर बताते हैं इसका, याद रखना है डेनटोट में है। आईसीआर के द्वारा जो है ये वर्ष बात है 2016 में, तो याद रखना है जो एस्टेब्लिश किया था, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो एस्टेब्लिश किया था वो कहाँ पर किया था, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये याद रखना है कहाँ पर किया था भाई, इम्प्लीमेंट मतलब डेनटोट में, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। और जो है ये कहाँ पड़ता है ये भी याद रख लेना, सिक्किम में। और ये भी याद रख लेना कि फर्स्ट जो ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक स्टेट जो है जो अनाउंस किया था 2016 में, वो कौन सा था, सिक्किम था। ये भी याद रखना है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट क्या है भाई, सिक्किम है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जनवरी 2016 में ये अनाउंसमेंट किया था कि सिक्किम वाज दी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चलो यहीं बता देता हूँ, उसका क्वेश्चन आ जाएगा। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा एरिया है, वो ये होगा। तो यदि एरिया पूछे, एरिया जो है हाईएस्ट एरिया, हाईएस्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेटेड एरिया, तो वो आएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कल्टीवेटेड एरिया है ना, तो वो आएगा भाई मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कल्टीवेटेड एरिया है, ऑर्गेनिक खेती की जाती है, ये ध्यान रखें। सिक्किम तो भाई छोटा राज्य है, तो इसलिए जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है घोषित कर दिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ नोट डाउन कर लिया। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर
नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। देखिए पहले आप गाजियाबाद, फरीदाबाद, भोपाल, डेनेटोट, है ना। तो देखिए पहले इसको बोला जाता था नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक, है ना। पहले ये याद रखें, मतलब इसको जो है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक यही बोला जाता था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। तो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है इसका नामकरण जो है बाद में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। 2004 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो याद रखना है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है ये कहाँ पर है लाडलो? फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ये आपको याद रखना है। न- फरीदाबाद नहीं, अरे फरीदाबाद क्या है, गाजियाबाद में है। थोड़ा ये फरीदाबाद गाजियाबाद बड़े कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए ये याद रखना है, कहाँ पर है भाई? गाजियाबाद में, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? याद कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग जो है गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और याद रखना है 2004 में, है ना। ये भी आपको याद रखना है, लिखो आप इसे, है ना। अच्छा, ये छोटा सा यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं है जो मैं कराना चाह रहा हूँ, देखो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर जो है बहुत तगड़ी चीज़ बताता हूँ। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी, एनपीओपी, इसके बारे में थोड़ा याद रख लेना। नेशनल प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एनपीओपीटी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। और ये कब लॉन्च हुआ था ये भी याद रखना है। ये जो प्रोग्राम है 2008 में जो है लॉन्च हुआ था। कब वो लॉन्च हुआ था? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, तो याद रखना है 2008 में जो है लॉन्च हुआ है। और इसके अलावा जो है कई बार इसकी जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूछ ली जाती है, तो याद रखना है। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होती है? एपेडा होती है। एपेडा जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और इसी के अंतर्गत जो है ये एनपीओपी आता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये आपको याद रखना है। ये 2008 में लॉन्च हुआ था। और ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है? एपेडा द्वारा किया गया है। एक और चीज़ जो है ये भी कई बार आ जाता है कि कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एपेडा इसी के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि एपेडा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपेडा जो है किसके अंतर्गत आता है, तो एपेडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत नहीं आता। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है एपेडा। जो एपेडा क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यानी कि जो भी हम जो प्रोसेस फूड होते हैं उनके एक्सपोर्ट का वगैरह का देखता है ये ध्यान रखना है। तो इसी ने नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन 2008 में लॉन्च किया था। 2004 में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक और फार्मिंग, तो यहाँ पर जो है नेचुरल फार्मिंग बाद में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो लिखें आप इसे। हम्म, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, परंपरागत परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, जो है ये देखो परंपरागत कृषि विकास योजना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। और 2015 में ये योजना जो है लॉन्च हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अंडर टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना का जो शुभारंभ हुआ है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हुआ था 2015 में। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि किसके अंतर्गत जो है इस योजना को लाया गया था? IFOM,
IFOM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। क्या होती है? इंटरनेशनल, जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी परिभाषा दी थी, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। आंसर तो आपने सोच लिया होगा। देखिए ये जो IFOAM है 1972 में प्रारंभ किया था। ये ध्यान रखें, ये फेडरेशन कहाँ पर भाई? वॉन जर्मनी, वॉन जर्मनी। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, IFOAM आता है। फिर नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये वही है जो अभी हमने देखा था 2004 में। ये ध्यान रखना है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका बाद में नाम बदल दिया था, नेचुरल फार्मिंग और जोड़ दिया था। ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यस, इसके अंतर्गत जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके अंतर्गत जो है इसको लाया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? तो ये है जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नमसा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बट ये एपेडा तो है ही है। एपेडा के अंतर्गत जो है किसको लाया गया था? NPOP2। ये ध्यान रखना है, NPOP2 जो है ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है साइटेड सियतकारी का कोर्स है, 3100 रुपये में है। यदि आपने कोर्स नहीं लिया है तो आप ज़रूर लें। इसके साथ जो है टेस्ट सीरीज फ्री है। बेस्ट कंटेंट, राजस्थान का सबसे बेस्ट कंटेंट हम दे रहे हैं, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है मैं बता दूं आपको, सुपरवाइजर भर्ती 2000 जो है 23 में आया था। सुपरवाइजर भर्ती 2023 वाली जो भर्ती थी, इसमें ये क्वेश्चन आया था। बीजामृत क्या है? बीजामृत, जो बीजामृत होता है ये जनरली जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। तो इसमें देखिए बीजामृत कंसिस्ट ऑफ काउ डंग, यूरिन, लाइम एंड वर्जिन सॉइल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 का क्वेश्चन है ये। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से था, अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीजामृत बनाने के लिए ओनली 1 and 2, 1 2 3, ओनली 1 और 1 2 3 4, यूरिन, लाइम एंड वर्जिन सॉइल। बीजामृत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं ज़रूरी होती हैं जिससे हम बीजामृत बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है यूज होता है। तो ये देखिए आंसर आपने सोच लिया होगा, सोच लिया भाई। काओ, देखो बढ़िया सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर टिक कर लिया होगा आपने। तो देखिए इसका आंसर ये है, और मुझे पता है ज़्यादातर का ये गलत गया होगा। आपने जो आंसर सोचा होगा वो ज़्यादातर का गलत गया होगा, है ना, ये ध्यान रखें। तो इसका ध्यान रखना है भाई, ये बीजामृत का आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़े आगे, है ना। चलो अच्छा देखो, यहाँ पर देखो क्या है, एक तरफ जो है साइंटिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन नहीं है। एक तरफ तो जो है थियोफ्रेस्टस, बीबी मुंदटर, बंडर प्लेन, जूलियस कॉन। एक तरफ इनकी इंक्वायरी इनटू प्लांट फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, प्लांट डिजीजेज एपिडेमिक्स इन कंट्रोल, द डिजीजेज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, दियर कॉज, कॉज एंड कंट्रोल, है ना, ये इधर। तो एक्चुअली क्या है, आपको जो है मैच करना है। इसमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट मैच। हाँ भाई, इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। चलिए हाँ भाई बता दिया, देख लेते हैं। दो थियोफ्रेस्टस इंक्वायरी इनटू प्लांट जो है इन्होंने लिखी है, ये सही है ना, ये सही है भाई। और बीबी मुंदटर जो है फंजाई एंड प्लांट इन डिजीजेज इन प्लांट। तो देखिए इसमें जो है ओनली टू
टू आंसर जो है गलत है। बाकी देखो प्लांट डिजीज एपिडेमिक्स एंड कंट्रोल, ये जो है बांडर प्लांट के द्वारा है। जूलियस क्विन के द्वारा जो है दी डिजीज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप, दियर कॉज एंड कंट्रोल, ये जो है जूलियस क्विन के द्वारा है। तो बीबी मुंदकर के द्वारा, ये तो क्या है, ये ईजे बटलर की पुस्तक है, ईजे बटलर। देखो जिसमें इन आ रहा है, जिसमें इन आ रहा है ना, वो ईजे बटलर की है। और बीबी मुंदकर की जो है बात करें तो बीबी मुंदकर, बीबी मुंदकर की है फंजाई एंड प्लांट डिजीजेस, प्लांट डिजीजेस मतलब वही तीन शब्द जो हैं, चार शब्द जो हैं एंड समेत हैं, यहाँ पर इन है। तो ये याद रखना है, इन किस में है, एजे बटलर के में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो लिखें आप ये, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखो जानकारी दे देता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया। इन जिसमें आ रहा है वो किसकी है, ईजे बटलर की है। कुछ और चीज़ें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना भाई, ईजे बटलर, ईजे बटलर के बारे में कुछ चीज़ें। एक तो ईजे बटलर जो होते हैं ये हैं फादर ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, फादर ऑफ, फादर ऑफ इंडियन माइथोलॉजी, जो है इंडियन माइथोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, इन इंडिया, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ईजे बटलर ने जो है पुस्तक लिखी है, जो है कौन सी है भाई, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट। देखो जहाँ पर इन आ रहा है इसका मतलब ये आपको याद रखना है। और देखो कुछ चीज़ें जैसे आपको जो है रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा के आर कीर्तिकार का, सुना ही होगा भाई, के आर कीर्तिकार। तो जो हैं ये वो फर्स्ट पर्सन हैं इंडिया के जिन्होंने जो है फंजाई को जो है कलेक्ट किया और आइडेंटिफाई किया था। तो ये आपको याद रखना है, के आर कीर्तिकार, कीर्ति नहीं कीर्तिकार है ना, ये ध्यान रखें। तो इस इनके बारे में लिख लेते हैं भाई कि इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हु कलेक्टेड, फर्स्ट पर्सन हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड, फर्स्ट पर्सन हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई इन इंडिया, ये याद रखना है आपको, इन इंडिया, पर्सन हु कलेक्टेड जो है आइडेंटिफाई फंजाई इन इंडिया, के आर कीर्तिकार, ये भी आपको याद रखना है। जूलियस क्विन, देखो यहाँ पर एक और चीज़ ये लिख लें आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी, फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक, फर्स्ट बुक ऑन प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी पर जो है पहली पहली पुस्तक जो है जिन्होंने लिखी है वो किसने लिखी है, जूलियस क्विन ने, द डिजीजेज ऑफ कल्टीवेटेड क्रॉप, है ना, दियर कॉज एंड कंट्रोल, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद जो है आ जाइए भाई शानदार वाले जो हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट ऑल सीड, यानी कि ऑयल सीड के बारे में जो है इनकरेक्ट पूछा है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़िए भाई, ऑयल सीड के बारे में, जब तक पानी का मैं ब्रेक लेता हूँ।
चलिए, सबसे पहला देखते हैं, आंसर आपने देख लिया होगा। तो देखो इसमें क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। नॉन एडिबल ऑयल सीड, कैस्टर और लिनसीड, ये सही है। नॉन एडिबल, देखो जनरली हम क्या है जो पढ़ते हैं, 9 ऑयल सीड क्रॉप पढ़ते हैं। 9 ऑयल सीड क्रॉप में 2 ही होती हैं जो नॉन एडिबल ऑयल सीड की कैटेगरी में आती हैं, कैस्टर एंड लिनसीड। हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है सोयाबीन का होता है, ये याद रखना है। सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, जितनी भी ऑयल सीड हैं ये भी आपको याद रखना है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड 1986, ये भी आपको याद रखना है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया राजस्थान, ये भी आपको याद रखना। अब ये क्या है, ये डेटा वाला क्वेश्चन है ना। अब ये पुराना डेटा है वैसे तो, पर अब करंट में भी शायद हो सकता है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन में राजस्थान ही हो, है ना। तो देखो करंट डेटा मैंने अभी चेक नहीं किया है जो रिसेंट आया हो, है ना। तो बाकी जैसे ओल्ड 2 साल पहले तक के डेटा की यदि बात करें तो राजस्थान है। द मेन सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया, इंडिया में वेजिटेबल ऑयल का मेन सोर्स क्या है ना। ये आपसे जो है इसमें पूछा गया है। तो पूछा क्या गया है मतलब ये गलत है ना। तो मेन सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया, है ना, ये आपसे जो है बताइए भाई, ये आपके लिए जो है होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है ना। ये आंसर गलत है, लेकिन आपके लिए होमवर्क है कि मेन सोर्स क्या है ना। मेन सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन इंडिया, है ना। चलो मैं ही बता देता हूँ होमवर्क तो क्या है। चलो आप ही बताओ इसका आंसर जो है, मैं क्या बताऊँगा, है ना। ये टासा तो आपको पता होना चाहिए। आंसर दिमाग लगाओगे खोजोगे तब जाके आंसर दोगे, है ना। चलिए, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर पॉड डेवलपमेंट एंड पॉड फिलिंग, ये आप बताइए भाई, सोचिए विचारिए। पॉड फिलिंग याद करो, पॉपिन, ये भी याद करो भाई, पॉपिन। चलिए, याद आ रहा है कि जो ग्राउंडनट होता है, ग्राउंडनट में जो है पॉपिंग, यानी कि जो दानों का खाली हो जाना, मतलब आपने जो है मूंगफली खोली और मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। क्लियर है। तो याद रखना है ये जो है कैल्शियम, है ना। चलिए, तो पॉपिन जो है, पॉपिन जो एक डिसऑर्डर होता है ग्राउंडनट में, जो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, फिर उसके बाद जो है और आ जाइए। अब देखिए न्यूट्रिएंट डोज पूछता है ग्राउंडनट में। तो ग्राउंडनट में जब न्यूट्रिएंट डोज की बात करेंगे तो 20, 60, 30 ये रहता है। तो 20, 60, 30 जो है किस में है, पहला ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है मेमोराइज कर लेना भाई, न्यूट्रिएंट डोज। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कम क्यों ली जाती है, ये आपको पता ही होगा भाई। सीधी सी बात है, ग्राउंडनट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो है बैक्टीरिया होते हैं, बाइटाजा राइजोबियम जो है अपना रोल प्रदर्शित करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। रीड दी सेंटेंस, विच सेंटेंस इज करेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है ना, एक मिनट। मेज, हाँ भाई, इसमें क्या है, इसमें आपको जो है बताना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ये आप मुझे बताइए कि विच वन इज सेंटेंस, सेंटेंस इज करेक्ट, है ना, इज है वैसे ये। तो विच सेंटेंस इज करेक्ट, है ना, बताइए भाई कौन सा है। ओनली वन, 1 एंड 2। देखिए ये सभी तीनों 1, 2, 3 ये तीनों ही करेक्ट हैं। यानी कि ग्राउंडनट में पॉपिन कैल्शियम की वजह से होता है, सनफ्लावर में चाफिनेस बोरॉन की डेफिशिएंसी से, मेज में बेरेनकॉव बोरॉन की डेफिशिएंसी से। मेज में जो है दाने नहीं बनते हैं बोरॉन की डेफिशिएंसी से। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन है। विचार कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। लाइक जरूर कर दें भाई,
और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। चलिए, हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंसर सोच लिया? इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा था, इनकरेक्ट यानी कि असत्य, गलत। राइजोबियम स्पीसीज फॉर सोयाबीन, तो ब्रेडी राइजोबियम जपोनिटम, ये सही है। वेराइटी ऑफ सोयाबीन हायोला और पूसा जो है टरिस्मा, ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों किस्म है मस्टर्ड की। मस्टर्ड की जो है किस्म होती है। सीड रेट ऑफ सोयाबीन जो है 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर जो है, ये भी सही है। और 1 केजी सोयाबीन से जो है सोया मिल्क प्राप्त होता है 6 से 8 केजी, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो है इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली 2। तो याद रखना है भाई, ओनली 2 जो है इनकरेक्ट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बाकी सोयाबीन को जो है गोल्डन बीन कहा जाता है, सोयाबीन को बंडर क्रॉप भी कहा जाता है, सोयाबीन को जो है ये आपको याद रखना है मिल्क प्लांट, येलो ज्वेल भी कहा जाता है कि नहीं? ये सब जो है सोयाबीन के नाम हैं। बोनलेस मीट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सोयाबीन में 40% क्या होती है, ये याद रखना है, 40% प्रोटीन होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ऑयल कितना होता है, 20% क्या होता है, ऑयल होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। ये साइटेड सी अथॉरिटी जो है हमारी टेस्ट सीरीज जो कितने की है, मात्र 500 रुपये की है। क्लियर है? तो ये आपको जो है लेनी होगी भाई, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, विच वन स्पीसीज नॉट ए पार्ट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड ग्रुप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? तो आपको बताना है भाई। चलिए, अब देखिए दो ग्रुप होते हैं जनरली जब आप रेपसीड इन मस्टर्ड में पढ़ते हो, तो एक तो होता है रेपसीड। क्लियर है? और दूसरा कौन सा होता है, मस्टर्ड ग्रुप। मस्टर्ड ग्रुप, दो प्रकार के ग्रुप रहते हैं। तो इसमें से पूछा है नॉट ए पार्ट ऑफ रेपसीड, तो देखिए रेपसीड का जो है ब्रेस्टा टम्पेस्टिस होता है, नेपस होता है, ब्रेस्टा नाइद्रा नहीं होता, नाइद्रा नहीं होता। इरूटा जो सेटाइबा है ये होता है, ये ध्यान रखना है। इरूटा सेटाइबा जो है क्या है भाई, ये तारा मीरा, ये ध्यान रखना है। इरूटा सेटाइबा क्या है, तारा मीरा है। जिसे जो है रोटेट सलाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटेट सलाद, ये आपको याद रखना है। इरूटा सेटाइवा। जो ब्रेस्टा नेपस होता है इसे हम गोभी सरसों कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो, गोभी सरसों। ठीक है, गोभी सरसों ब्रेस्टा नेपस को कहा जाता है। समर रेप, विंटर रेप, ये सब विंटर रेप है ना, समर रेप, ये सब जो है इसे कहा जाता है। ब्रेस्टा टम्पेस्टिस जो है ये कई बार जो है ब्रेस्टा जो है रापा, कई बार इसका सिनोनिम देखने को मिल रहा है ब्रेस्टा रापा। जब ब्रेस्टा रापा की बात हो रही हो या ब्रेस्टा टम्पेस्टिस की बात हो रही है, एक ही बात है, ये ध्यान रखना है। और ब्रेस्टा रापा, ब्रेस्टा टम्पेस्टिस को कहते हैं इंडियन रैप, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे इंडियन रेप कहते हैं या तोरिया कहते हैं या फील्ड, इसे हम जो है फील्ड मस्टर्ड भी कहते हैं। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो ये सब जो है रेपसीड में आते हैं। मस्टर्ड ग्रुप की बात करें तो जैसे ब्रेस्टा जो है, ब्रेस्टा जुनसिया है, ब्रेस्टा जुनसिया है ना, जो जिसे हम इंडियन मस्टर्ड कहते हैं, इंडियन मस्टर्ड कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ब्रेस्टा नाइद्रा है, ब्रेस्टा नाइद्रा है, जिसे हम जो है ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। या इसे हम बनारसी राई भी कहते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ब्रेस्टा टेरिनाटा है, लेटो साथ के साथ।
है ना, जिसे इथोपियन इथोपियन या अफ्रीकन मस्ट कहते हैं इसे, इथोपियन या अफ्रीकन जो है मस्टर्ड जो है इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए इसका आप आंसर दीजिए क्या है। चलिए हाँ भाई, चलिए सोच लिया आपने आंसर क्या है, देखो पढ़ते हैं, क्वालिटी को थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलिए देखो, सर्जन क्या कह रहा है, पंजेंसी इन मस्टर्ड इज ड्यू टू सिनिद्रीन। भाई सिनिद्रीन की वजह से पंजेंसी आती है, ये कथन सही है। सिनिद्रीन की वजह से क्या है, पंजेंसी आती है। सिनिद्रीन इट पटाटा ग्लूकोसाइनोलेट होता है, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोसाइनोलेट ही होता है जो फर्दर जो है फॉर्मेशन करता है एलाइल आइसोथायोसाइनेट का, ये सही है। इरूसिक एसिड जो है प्रेजेंट इन मस्टर्ड, ये भी याद रखना है कि इरूसिक एसिड जो है एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है, ये आपको याद रखना है, हार्मफुल होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और वो भी मस्टर्ड में जो है प्रेजेंट होता है। तो देखिए ए फॉल्स है, नहीं ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ए फॉल्स बता रहा है, जबकि इसमें दोनों तो ट्रूथ है। बोथ ए और आर जो है इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं भाई, इन दोनों का आपस में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहाँ आंसर आएगा ये, यानी कि बोथ ए एंड आर, ए आर एंड आर मतलब असर्जन रीजन इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट, यहाँ पर देखो नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ये बात है ना, तो सही है भाई, है ना। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड आंसर चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ ब्रेस्टा नेपस, अभी हमने देखा ना ब्रेस्टा नेपस के बारे में, है ना। चलिए ये वाला ब्रेस्टा नेपस जो, ये देखो गोभी सरसों विंटर रेप जो है, इसके बारे में बात हो रही है। चलिए भाई बताएं क्या आंसर जाएगा, सोचो विचारो। हाँ भाई सोच लिया आपने, तो देखिए ब्रेस्टा नेपस्टा जो है फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड जो है PGSH51 है, जो डेवलप किया गया था 1994 में, ये याद रखना है। 1994 में जो है कहाँ पर भाई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, लुधियाना में, ये आपको याद रखना है ब्रेस्टा नेपस। फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑफ ब्रेस्टा नेपस जो है PGSH51, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट कॉमर्शियल, ये फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑफ NRCHB 506 क्या है, फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड ऑफ ब्रेस्टा, ब्रेस्टा जुन्सिया। जो ब्रेस्टा जुन्सिया है राजस्थान में सबसे ज़्यादा यदि कोई ग्रो होती है तो स्पीसीज है ब्रेस्टा जंसिया, तो उसकी वैरायटी है NRCHB 506, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। और ये जो है कब भाई, 2009 में, अब 2009 में जो है इसको डेवलप किया था। क्लियर है भी यहाँ तक। तो कई बार जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो ये नहीं देता है, ये वाली जो वेराइटी है नहीं देता है, लेकिन आपको याद रखनी है ब्रेस्टा नेपस की जो है फर्स्ट कॉमर्शियल वेराइटी PGSH51 थी, ये आपको याद रखना है, जो CMS यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल के द्वारा जो है बेस्ड थी, ये आपको याद रखना है। NRCHB 506 इसको डेवलप करने वाला कौन था, DRMR, हालांकि अब तो उसका नाम बदल के अलग ही कर दिया है, DRMR जो है डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड जो है ये DRMR।
ये कहाँ पर पड़ता है? सेवर। सेवर कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में। वहाँ से 2009 में जो है ये वैरायटी डेवलप की गई थी। पूसा जय किसान। पूसा जय किसान जो है, जिसे बायो 902 कहते हैं, ये जो है सोमा क्लोनल वैरायटी है। सोमा क्लोनल वैरायटी यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा वेरिएशन करके, और कौन सी वैरायटी में? वरुणा में। वरुणा से विकसित, वरुणा वैरायटी में सोमा क्लोनल वेरिएशन करके, और पूसा जय किसान जो है, ये डॉक्टर BL जो है BL चोपड़ा थे, उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। ये आपको याद रखना है। किससे भाई? वरुणा से, है ना। वरुणा को जो है अदर ऑप्शन में वरुणा नहीं आए तो T59 आ जाएगा। T59 को ही वरुणा कहा जाता है ना। या हम ये कह सकते हैं, इसको यदि पूछा जाए किसान का और तरीके से आंसर लेना है तो फर्स्ट फर्स्ट टिश्यू कल्चर, फर्स्ट टिश्यू कल्चर वैरायटी, फर्स्ट टिश्यू कल्चर वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड, ये ब्रेस्टा जेंसिया की है। किसकी वैरायटी है भाई? ब्रेस्टा जेंसिया वैरायटी। तो याद रखना है, पूछा जय किसान किसकी वैरायटी है? ब्रेस्टा जेंसिया की है। NRCHB 506 भी इसी की है। क्लियर है? चलो आप नोट डाउन करें। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, हाँ, और देखते हैं। अब इनके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। प्रोटीन कंटेंट इन ऑयल केट सीड मील ऑफ रेपसीड मस्टर्ड इज, आंसर ही दे दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 35 से 40% जो है, तो प्रोटीन कंटेंट जो रहता है, नाइट्रोजन नहीं पूछा भाई, है ना, प्रोटीन कंटेंट पूछा है। तो ये 35 से 40%। पुअर मैन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ घी, ग्राउंडनट, सेफ्लॉवर, सोयाबीन एंड सिसेम। सिसेम जो है तिल, सिसेमम इंडिकम, ये याद रखें। तो इसको हम पुअर मैन सब्स्टिट्यूट ऑफ घी कहा जाता है। देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है आप करिए। सनफ्लावर कैन बी ग्रोन इन 3 सीजन। रीजन ये कह रहा है कि सनफ्लावर इसलिए ग्रो होता है क्योंकि सनफ्लावर इज ए फोटो इनसेंसिटिव इन नेचर। तो देखिए इसका मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप आंसर सोचिए, विचारिए, वीडियो पॉज करके आप आंसर सोचिए इसका। अब देखो क्या है, सनफ्लावर कैन बी ग्रोन इन 3 सीजन। यस, चाहे वो रबी हो, जायद हो, या सब में जो है ये ग्रो होता है। अब क्यों ग्रो होता है, उसके पीछे रीजन दिया है कि सनफ्लावर इज ए फोटो इनसेंसिटिव इन नेचर। इसलिए क्योंकि फोटो इनसेंसिटिव होता है, यानी कि प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो सनफ्लावर है वो कैसा है? डे न्यूट्रल प्लांट होता है, और डे न्यूट्रल प्लांट है इसीलिए ऑल सीजन जो है सभी सीजन में ग्रो होता है। यानी कि असर्जन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन रीजन भी सही है। असर्जन, जो असर्जन है उसको हम ये कह सकते हैं कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर। सनफ्लावर सभी तीनों सीजनों में ग्रो किया जाता है, इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि सनफ्लावर फोटो इंसेंसिटिव होता है। मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इस बार एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? बी। क्लियर है भाई यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, सम कैरेक्टर्स जो हैं दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इन कैरेक्टर्स के आधार पर आप किस फसल को डिफाइन करेंगे। कौन सी फसल है इस कैरेक्टर के आधार पर? चलिए बताइए भाई क्या आंसर जाएगा। हाँ भाई, तो याद रखना है इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? सैफ फ्लावर जाएगा। क्या जाएगा? सैफ फ्लावर, यानी कि इसे हम कहते हैं कुसुम।
है ना, टार्थेमस टिंटोरियस, टार्थेमस टिंटोरियस, ये आपको याद रखना है। टार्थेमस टिंटोरियस जो है 2n बराबर कितने होते हैं, 2n बराबर 24 होते हैं, ये आपको याद रखना है। कंपोजिटी, इसकी फैमिली क्या होती है, कंपोजिटी, है ना, कंपोजिटी यानी कि एस्ट्रेसी जो है इसकी फैमिली होती है। तो और ओरिजिन जो है अफ्रीका, अफ्रीका क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट अबाउट कैस्टर। अब ये आपके लिए होमवर्क है भाई, इसका आपको आंसर देना है। आप सोचिए, फैमिली, थोड़ा मैं करेक्शन कर देता हूँ, फैमिली यू फॉरविएसी, वी बराबर 20, इरीसिल्ट इज रियर डाउन टेस्टर, म्यूटेंट वैरायटी अरोड़ा, और फर्स्ट टेस्टर हाइब्रिड वैरायटी GCHS, और ये थोर्नियोल सीड। चलिए 5 ऑप्शन हैं, तो आप ये कमेंट करें भाई, आपको कमेंट करना है कि इसका क्या आंसर है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे निवेदन है आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्री पावर जयपुर कोचिंग में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।